हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज GS4 का पेपर हुआ, GS4 मेंस UPSC 2023 का। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कारपोरेट शासन के संदर्भ में नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बता दूं, ये GS4 जो है एथिक्स का पेपर होता है और इसमें जो पहला 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 10-12 क्वेश्चन वो होते हैं आपके थ्योरेटिकल। उसके बाद केस स्टडी होती है। तो ये है, भारत में कारपोरेट शासन के संदर्भ में नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल इफिशियंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया? इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। दूसरा बी क्वेश्चन है, तो एक पहले क्वेश्चन में 2 सेक्शन है, ए और बी। तो दूसरा है, संसाधन के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता का एक स्वीकृति व्यवस्था है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी कीजिए। अपने उत्तर को उचित उदाहरण से पुष्ट कीजिए। इंटरनेशनल एड इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज्ड नेशन। Comment on ethics is contemporary international aid. Support your answer with suitable example. दूसरा क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। आपके विचार में समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? तो इसका है, करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। इन योर ओपिनियन what measures can be adopted to uplift the core values in society? और बी है इसका, उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन द कोर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, महान विचारकों के 3 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उदाहरण आपको क्या संप्रेषित करते हैं? गिवन बिलो आर 3 quotation of great thinkers. What do each of these quotations convey to you in the present context? तो पहला है, दयालुता के सबसे सरल कार्य प्रार्थना में 1000 बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है, महात्मा गांधी ने कहा है। द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाई फॉर मोर पावरफुल देन 1000 हेड्स बोइंग इन ए प्रेयर, महात्मा गांधी ने कहा है। तो इनको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है, बी है, लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत होना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। ये जवाहरलाल नेहरू के हैं कोटेशन। टू अवेकन द पीपल it is the woman who must be awakened. On she is on the move, the family move, the village move, the nation move, जवाहरलाल नेहरू। और सी है क्वेश्चन, किसी से घृणा मत कीजिए, क्योंकि जो घृणा आपसे उत्पन्न होगी वह निश्चित ही एक अंतराल के बाद आप तक लौट आएगी। यदि आप प्रेम करेंगे तो वह प्रेम चक्र को पूरा करता हुआ आप तक वापस आएगा। स्वामी विवेकानंद का कथन है। डोंट हेट एनीबॉडी बिकॉज that hatred that comes out from you must in the long run come back to you. If you love, that love will come back to you, completing the circle, स्वामी विवेकानंद। और चौथा क्वेश्चन है, सफलता चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वास्तव में जो मायने रखती है वह निश्चित रूप से भावनात्मक कौशलों का एक समूह है। आपका EQ मतलब IQ, ना कि विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक क्षमताओं को पारंपरिक IQ परीक्षणों से मापी जाती है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर का समर्थन में तर्क दीजिए। What really matter for success, character, happiness and lifelong achievement is a defined set of the emotional skills. Your EQ not just purely cognitive abilities that are measured by the conventional IQ test. Do you agree with this view? Give reason in support of your answer. B है, नैतिक अंतर्ज्ञान से नैतिक तर्क शक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए उचित उदाहरण दीजिए। डिफरेंशिएट मोरल इंट्यूशन फॉर्म मोरल रीजनिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। 5वां है, नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिए। इन कॉन्शियंस ए मोर रिलेबल गाइड व्हेन कंपेयर टू laws, rule and regulation in the context of the ethical decision making discuss.
बी है सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है, विवेचना कीजिए। प्रोबिटी इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस। छठवां है गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। व्हाट वेर द मेजर टीचिंग ऑफ गुरु नानक, एक्सप्लेन दियर रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बी है सामाजिक पूंजी की व्याख्या कीजिए, सुशासन में वृद्धि कैसे करती है। एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल, हाउ डज इट इनहेंस गुड गवर्नेंस। और बी सेक्शन है केस स्टडी। तो सेक्शन बी है 7, कई सालों से आप एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यात्मकता के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक दिन आपकी एक नज़दीकी सहकर्मी ने आपको बताया कि उसके किसी बीमारी की वजह से और उन्हें बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसने आपको वह बताया कि प्रत्येक साल कोई बीमा नहीं है, उसका कोई बीमा नहीं है और ऑपरेशन की लागत लगभग 10 लाख होगी। आप यह भी जानते हैं कि उसके पति नहीं रहे हैं और वह निम्न मध्यम वर्ग परिवार से है। आप उसके हालात से सहानुभूति रखते हैं, हालांकि सहानुभूति के अलावा आपके पास रकम देने के लिए संसाधन नहीं है। कुछ सप्ताह बाद आप उसके पिताजी की कुशलता के बारे में पूछते हैं और वह आपको उनके ऑपरेशन की सफलता के बारे में सूचित करती है कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। फिर उसने आपको गुप्त रूप से बताया कि बैंक मैनेजर इतने दयालु थे कि उन्होंने 10 लाख रुपए किसी के निष्क्रिय खाते से ऑपरेशन के लिए जारी कर दिए, इस वायदे के साथ कि वह गोपनीय होना चाहिए और जल्द चुकाया जाए। उसने पहले जो ही रकम चुकाना शुरू कर दिया है। वह जब तक पूरी रकम चुकता नहीं हो जाता तब तक वह रकम भरती रहेगी। तो इससे कोई क्वेश्चन है। ए है इसमें कौन सी नैतिक मुद्दे शामिल हैं। बी है नैतिकता के नज़रिए से बैंक मैनेजर के व्यवहार का मूल्यांकन कीजिए। और सी है इस हालात में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर है यू आर वर्किंग एज ए एग्जीक्यूटिव इन ए नेशनलाइज्ड बैंक फॉर द सेवरल, ये जो है ना थोड़ा ब्लर है, फिर भी सेवरल ईयर्स। वन डे वन ऑफ योर क्लोज colleague tells you that her father is suffering from heart disease and needs surgery immediately to survive. She also tells you that she has no insurance and the operation will cost about 10 lakhs. You are also aware of that fact, that her husband is no more and that she is from a lower middle class family. You are empathetic about her situation. However, apart from expressing your sympathy, you do not have the resource to fund her. A few weeks later, you asked her about the well-being of her father, and she informed you about the successful surgery and that is recovering. She then confides in you that the bank manager was kind enough to facilitate the release of 10 lakhs from a dormant account of someone to pay for the operation with a promise that it should be confidential and repaid at the earliest. She has already started paying it back and will continue to do so until it is all returned. तो ऑप्शन है सॉरी वो ऑप्शन बोली मैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, मतलब इन दिस केस इवेलुएट द बिहेवियर ऑफ द बैंक मैनेजर फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। तो ये बताना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर का है उत्तरकाशी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर पहाड़ी बस्ती में 20 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि में एक भूस्खलन हुआ। भूस्खलन मूसलाधार बारिश के कारण हुआ और नतीजन जान माल की हानि बड़े पैमाने पर हुई। आप उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते डॉक्टर दल, एनजीओ, मीडिया और पुलिस के साथ बहुत से सहायक स्टाफ को लेकर घटनास्थल पर बचाव अभियान के लिए तुरंत पहुंचे। एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी की अत्यावश्यक चिकित्सा सहायता के लिए आपके पास भागता हुआ आया, जो प्रसव में है और उन्हें रक्त रिसाव हो रहा है। आपने अपने चिकित्सक दल को उसकी पत्नी की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने वापस आकर आपको बताया कि उस औरत को तुरंत खून चढ़ाने की आवश्यकता है। पूछताछ करने पर आपको पता चला कि कुछ रक्त संग्रह बैंक और रक्त समूह परीक्षण किट
एम्बुलेंस में आपकी टीम के पास मौजूद हैं। आपकी टीम के कुछ सदस्य स्वेच्छा से अपना रक्तदान करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। तो एम्स में से स्नातक चिकित्सक होने के नाते आप जानते हैं कि खून चढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त के इंतजाम हो सकते हैं। आपकी टीम के सदस्य इस मुद्दे पर बटे हुए हैं। कुछ खून चढ़ाने के हक में हैं, जबकि कुछ इसके विरोध में हैं। यदि उन्हें खून चढ़ाने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा तो टीम में डॉक्टर प्रसव कराने के लिए तैयार हैं। अब आप दुविधा में हैं कि आपको पेशेवर प्रशिक्षण मानवता और लोगों का जीवन बचाने को प्राथमिकता देने पर जोर देता है। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा, इस मामले में कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं ये बताने हैं। क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते आपके पास उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। तो a landslide occurred in the middle of the night on 20th July 2023 in a remote mountainous hamlet approximately 60 kilometers from Uttarkashi. The landslide was caused by the torrential rain and that resulted in the large-scale destruction of the property and life. You as district minister of the area, you have rushed to the spot with a team of doctors, NGOs, media and police along with their numerous support staff to reverse the rescue operations. A man came running to you with a request for the urgent medical help for his pregnant wife, who is the labor and is losing blood. You directed your middle team to examine his wife. They returned and conveyed to you that this woman needs blood transfusion immediately. Upon inquiry, you come to know that a few blood collection bag and blood group test kit are available in the ambulance and accompanying your team. Few people of your team have already volunteered to donate blood. Being a physician who has graduated from AIMS, you know that blood for transforming need to be procured only through a recognized blood bank. Your team members are divided on this issue. Some favor of transfusion while some other oppose it. The doctor in the team are ready to facilitate the delivery provided they are not penalized for transfusion. Now you are in a dilemma. Your professional training emphasizes on the prioritizing service to humanity and saving life of individual. तो क्वेश्चन ए है, what are the ethical issues involved in this case? B question, evaluate the option available to you being a district minister of the area. एंड 9 क्वेश्चन है, शनिवार की शाम 9 बजे संयुक्त सचिव रसिका अपने कार्यालय में जब अब भी अपने काम में व्यस्त थी। उसके पति विक्रम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यपालक हैं और अपने काम के सिलसिले में अक्सर वे शहर से बाहर रहते हैं। उनके दो बच्चे 5 और 3 साल के हैं। उनकी देखभाल घरेलू सहायिका द्वारा होता है। राशि का उच्च अधिकारी श्रीमान सुरेश ने उसे शाम 9:30 बजे बुलाया और उन्होंने मंत्रालय की बैठक में चर्चा होने वाले किसी जरूरी मुद्दे पर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार करने के लिए कहा। उसे लगा कि उसके उच्च अधिकारी द्वारा किए गए इस अतिरिक्त काम को पूरा करने के लिए उसे रविवार को काम करना होगा। वह स्मरण करती है कि कैसे वह इस पोस्टिंग के प्रति उत्सुक थी। उसे हासिल करने के लिए उसने कई महीने देर रात तक काम किया था। उसने अपने कर्तव्य को निर्वहन में लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखा था। उसे महसूस होता है कि उसने अपने परिवार के साथ पर्याप्त न्याय नहीं किया और आवश्यक सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि पिछले महीने में उसे अपने बीमार बच्चे को आया की देखभाल में छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसे दफ्तर में काम करना था। अब उसे लगता है कि उसे एक रेखा खींचनी चाहिए जिसमें अपने पेशेवर जिम्मेदारियों की तुलना में प्रथमतः निजी जिंदगी को महत्व मिलना चाहिए। वह सोचती है कि समय की पाबंदी, कड़ी मेहनत, कर्तव्य के प्रति समर्पण, निस्वार्थ सेवा जैसे कार्य नैतिकता की समुचित सीमाएं होनी चाहिए। इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी है। बी है, महिलाओं के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और न्यायसंगत कार्य परिवेश मुहैया कराने के संदर्भ सरकार द्वारा बनाए गए कम से कम 4 कानून को संक्षेप में वर्णन कीजिए। और सी है, कल्पना कीजिए कि आप भी ऐसी ही स्थिति में हो। आप उक्त कामकाजी परिस्थितियों को हल्का करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो क्वेश्चन है इसका इंग्लिश में, एट 9 PM ऑन सैटरडे इवनिंग रसिका, ए जॉइंट सेक्रेटरी, वाज still engrossed in her work in her office. Her husband Vikram is an executive in an MNC and frequently out of town in connection with this work.
Their two children, aged 5 and 3, are looked after by their domestic helper. At 9:30 p.m., her superior, Mr. Suresh, calls her and asks her to prepare a detailed note on an important matter to be discussed in a meeting in the ministry. She realizes that she will have to work on Sunday to finish the additional task given by her superior. Uh, she reflects on how she had looked forward to their posting and had worked long hours for months to achieve it. She had kept the welfare of people uppermost in discharging her duties. She feels that she has not done enough justice to her family, and she has not fulfilled her duties in the discharging essential social obligations. Even as recently as last month, she had to leave her sick child in the nanny's care as she had to work in the office. Now she feels that she must draw a line beyond which her personal life should take precedence over her professional responsibilities. She thinks that there should be reasonable limits to the work ethics such as the punctuality, hard work, dedication to duty and selfless service. तो अब इसमें कोई क्वेश्चन होगा पहला, डिस्कस द ethical issues involved in the case. Briefly described at least 4 laws that have been enacted by the government with respect to providing a healthy, safe and equitable working environment for women. And see, imagine you are a similar situation. What suggestion would you make to mitigate such a working condition? तो 10वां क्वेश्चन है, विनोद एक ईमानदार और निष्ठावान आईएएस अधिकारी है। हाल ही में उन्होंने राज्य सड़क परिवहन के प्रबंधन निदेशक का पदभार ग्रहण किया। पिछले 3 साल में वह उनका छठा तबादला है। उनके साथ ही उनके विशाल ज्ञान, मिलनसारिता और ईमानदारी को स्वीकार करते हैं। राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। विनोद को निगम की अनेक कथित अनियमितताओं और वित्तीय मामलों में अध्यक्ष की मनमानी के बारे में पता चलता है। निगम के विरोधी दल के एक बोर्ड सदस्य विनोद से मुलाकात करते हैं और कुछ दस्तावेजों के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपते हैं जिसमें अध्यक्ष QMR टायरों की आपूर्ति के लिए बड़ा ऑर्डर देने के लिए रिश्वत की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। विनोद को याद आता है कि अध्यक्ष ने QMR टायरों के लंबित बिलों को तेजी से निपटाने का काम किया था। विनोद बोर्ड सदस्य से पूछते हैं कि वे अपने पास मौजूद तथाकथित ठोस सबूतों के साथ अध्यक्ष को बेनकाब करने से क्यों कतरा रहे हैं। सदस्य उन्हें सूचित करते हैं। विनोद को पता है कि अगर उन्होंने अध्यक्ष का भंडाफोड़ किया तो उन्हें दंडित किया जा सकता है और उन्हें आगे चलकर उन्हें किसी दूर स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। विनोद जानते हैं कि आगामी चुनाव में विपक्षी दल के सत्ता में आने की बेहतर संभावना है। हालांकि उन्हें यह भी एहसास है कि बोर्ड सदस्य अपने राजनीतिक लाभों के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए, एक कर्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक के रूप में विनोद के लिए उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। बी है, उपरोक्त मामले के आलोक में नौकरशाही के राजनीतिकरण के कारण उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों पर टिप्पणी कीजिए। तो विनोद इज ए ऑनेस्ट एंड सिंसियर IAS ऑफिसर। रिसेंटली ही हैज़ टेकन ओवर एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. His six transfer in the past 3 years. His peers acknowledge his vast knowledge, affability and uprightness. The chairman of the State Road Transport Corporation is powerful politician, is very close to the Chief Minister. Vinod comes to know about many alleged irregularities of the corporation and high-handedness of the chairman in the financial matter. A board member of the corporation belonging to the opposite party meets Vinod and hand over a few documents along with a video recording in which the chairman appeared to be demanding bribe for placing a huge order for the supply of QMR types. Vinod recollects the chairman's expending clearing of pending bills of QMR tires. Vinod confronts the board member as to why he is shying away from exposing the chairman with the so-called solid proof he has with him. The member informed him that the chairman refused to yield to his threat. He adds that Vinod may earn recognition and public support
if he himself exposes the chairman. Further, he tells Vinod that once his party come to power, Vinod's professional growth would be assured. Vinod is aware that he may be penalized if he exposes the chairman and may further be transferred to a distant place. He knows that the opposition party stand a better chance of coming to power in the forthcoming election. However, he also realized that the board member is trying to use him for his own political gain. As a conscientious civil servant evaluate the option available to Vinod in the light of the above case, comment upon the ethical issues that many arise due to the politicization of bureaucracy. तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। आपके प्रभाग के मुख्य आर्किटेक्ट जो 6 महीने से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिसका सफल समापन उनके बीच हुए जीवन में एक अस्थायी प्रतिष्ठा हासिल करेगा। मैनचेस्टर आर्किटेक्चर स्कूल यूके से प्रशिक्षित एक नई महिला आर्किटेक्ट सीमा ने अपने प्रभाग में बतौर वरिष्ठ आर्किटेक्ट कार्यभार संभाला है। इस प्रोजेक्ट के बारे में विवरण देने के दौरान सीमा के कुछ सुझाव दिए जो न केवल प्रोजेक्ट में मूल्य वृद्धि करेंगे बल्कि प्रोजेक्ट की समापन अवधि भी घटा देंगे। इसमें मुख्य आर्किटेक्ट असुरक्षित हो गए और सारा श्रेय सीमा को प्राप्त होने की उन्हें लगातार चिंता होने लगी। नतीजतन उसने सीमा के प्रति एक निष्क्रिय और आक्रामक व्यवहार अपना लिया जो कि सीमा के लिए अपमानजनक हो गया। सीमा उलझन में पड़ गई क्योंकि वह मुख्य आर्किटेक्ट उसे नीचा दिखाने पर कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वह अक्सर दूसरे सहयोगियों के सामने सीमा को गलत ठहराते हैं, उससे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। इस लगातार पीड़न से सीमा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान खोने लगी और वह लगातार तनाव, चिंता और दबाव महसूस करती है। ऐसा प्रतीत हुआ कि सीमा मुख्य आर्किटेक्ट से डर भरे विस्मय में भी थी, और क्योंकि वह एक लंबे समय से कार्यालय में थे और उसके पास इस कार्य में व्यापक अनुभव था। सीमा की उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता और पूर्व संस्थानों में कैरियर रिकॉर्ड से आप अवगत हैं। हालांकि आपको डर है कि इस उत्पीड़न से सीमा को इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अत्यंत आवश्यक योगदान पर समझौता करना पड़ सकता है और यह उसकी भावनात्मक कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आपको अपने समकक्ष लोगों से भी पता चलता है कि वह त्यागपत्र देने के बारे में सोच रही है। तो इसका जो क्वेश्चन पहला होगा, ए, उपरोक्त मामले में कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं। बी है, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए तथा सीमा को संस्था में बनाए रखने के लिए आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध है। और सी है, सीमा की दुर्दशा के लिए आपका क्या प्रतिक्रिया होगी। संस्था में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो यू हैव जस्ट बीन appointed as Additional Director General of Central Public Work Department, the Chief Architect your division, who is retired in 6 months, is passionately working on a very important project that successful completion of which would earn him a lasting reputation for the rest of his life. A new lady architect, Seema, trained at the Manchester School of the Architect UK, joined as senior architect in your division. During the briefing about the project, Seema made some suggestions which would not only add value to the project but would also reduce the completion time. This has made the chief architect insecure, and he is constantly worried that all the credit will go to her. Subsequently, he adopted a passive and aggressive behavior toward her and has become disrespectful to her. Seema felt it embarrassing as the chief architect left no chance of humiliating her. He would very often correct her in the front of other colleagues and raise his voice while speaking to her. This continuous harassment has resulted in her losing the confidence and self-esteem. She felt perpetually tensed, anxious, and stressed. She appeared to be in awe of him since he has had a long tenure in his life, and has vast experience in the in the area of her work. You are aware of her outstanding and academic credentials and career record in her previous organizations. However, your fear that this harassment may result in the compromising her much needed contribution in his important project and many adversary impact her emotional well-being. You have also come to know from her peers that she is
contemplating tendering the resignations, मतलब टेंडरिंग हर रेजिग्नेशन। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द एबव केस, व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल to you in order to complete the project as well as to retain Seema in the organization. C है what would be your response to Seema predicament, what measures would you institute to prevent such occurrence from the happening इन योर ऑर्गेनाइजेशन। 12 नंबर का क्वेश्चन है सरकार के एक मंत्रालय में आप जिम्मेदार पद पर हैं। एक दिन सुबह आपके 11 साल के बेटे के स्कूल से फ़ोन आया कि आपको प्रिंसिपल से मिलना है। आप स्कूल गए, आपने अपने बेटे को प्रिंसिपल के कार्यालय में देखा। प्रिंसिपल ने आपको सूचित किया कि जिस समय कक्षा चल रही थी उस समय आपका बेटा मैदान में बेमतलब घूमता हुआ पाया गया था। कक्षा शिक्षक आपको बताते हैं कि आपका बेटा इधर उधर अकेला पड़ गया है और कक्षा में सवालों का जवाब नहीं देता है और हाल ही में आयोजित फुटबॉल ट्रायल में भी अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ रहा है। आप अपने बेटे को स्कूल से ले आते हैं और शाम को अपनी पत्नी के साथ बेटे के बदलते व्यवहार के कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बार बार मनाने की बात आपके बेटे ने साझा किया कि कुछ बच्चे कक्षा में और छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में उसे बौना, मूर्ख और मेढक कहकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह आपको कुछ बच्चों के नाम बताता है जो मुख्य दोषी हैं, लेकिन आपसे मामले को शांत रहने देने की विनती करता है। कुछ दिनों बाद एक खेल आयोजन के दौरान जहां आप आपकी पत्नी अपने बेटे को खेलते हुए देखने गए, आपके एक सहकर्मी का बेटा आपको एक वीडियो दिखाता है जिसमें छात्रों ने आपके बेटे का व्यंग्य चित्र बनाया और इसके अलावा वह उन दोषी बच्चों की ओर इशारा करता है जो स्टैंड में बैठे हैं। आप जानबूझकर अपने बेटे के साथ उसके पास से गुजरते हैं और घर लौटते हैं। अगले दिन सोशल मीडिया पर आपको आपके बेटे को और यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी बदनाम करने वाला एक वीडियो मिलता है जिसमें कहा गया कि आप खेल के मैदान में बच्चों को शारीरिक रूप से परेशान करने में लगे हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपके मित्रों और सहकर्मी ने पूरा विवरण जानने के लिए आपको फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। आपके एक जूनियर ने आपको एक जवाबी वीडियो बनाने की सलाह दी जिसमें पृष्ठभूमि की जाए और बताया जाए कि मैदान पर कुछ भी नहीं हुआ है। बदले में आपने एक वीडियो पोस्ट देखा जिसमें आपने खेल आयोजन के दौरान बनाया था, जिसमें संभावित गड़बड़ी करने वालों की पहचान की गई थी जो आपके बेटे की परेशानी के लिए जिम्मेदार थे। आपने ये भी बताया कि मैदान में वास्तव में क्या हुआ था। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभाव को सामने लाने का प्रयास किया जाए। तो क्वेश्चन एक है उपरोक्त केस स्टडी को आधार बनाकर सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बी है अपने परिवार के खिलाफ फर्जी प्रचार का मुकाबला करने के लिए तथ्यों को सामने रखने हेतु आपके द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने के लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए। यू होल्ड ए रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन ए मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट। वन डे इन द मॉर्निंग यू रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम स्कूल ऑफ योर 11-year-old son. You are required to come and meet the principal. You proceed to the school and find your son in the principal's office. The principal inform you that your son had been found wandering aimlessly in the ground during the time classes were in the progress. The class teacher further inform you that your son has lately become a longer and did not respond to question in the class. He had also been unable to perform well in the football trials held recently. You bring your son back from your school and in the evening, you along with your wife trying to find out the reasons for your son's changed behavior. After repeated cajoling, your son says that some students had been making fun with him in the class as well as the WhatsApp group of the student by calling him stunted do and frog. He tells you the names of the few children who are the main culprits but pleads with you to let the matter rest. After a few days during a sporting event where you and your wife have gone to watch your son play, one of your colleagues' son show you a video in which students have caricatured your son. Further, he also point out the perpetrators who were sitting in the stand. You purposefully walk past them with your son and go from home. Next day, you find on social media a video denigrating you, your son, and your wife, stating that you engaged physical bullying children on the sports field.
The video became viral on the social media. Your friends and colleagues began calling you to find the award details. One of your juniors advised you to make a counter video giving the background explaining that nothing had happened on the field. You in the turn posted a video which you have captured during the sporting event, identifying the likely perpetrators who were responsible for your son's predicament. You have also narrated what has actually happened in the field and made attempt to bring out the adverse effect of the misuse of social media. तो पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द above case study, discuss the ethical issues involved in the use of the social media, and second, discuss the pros and cons using the social media by you to put across the fact to counter the fake propaganda against your family. तो जो 15 ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज कम्स फ्रॉम द मूवीज ओ माई गॉड मूवी से शायद ये क्वेश्चन बना दिया गया है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। चलिए सॉल्व करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।